लेक्चर नंबर 61 पार्ट 2 इंड AS 110 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि बोलते पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन चलेगा और हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखे चेन होल्डिंग का, जिसमें डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल और इफेक्टिव स्टेक निकालना सीखे थे। ठीक है, हम लोग नया अभी इलस्ट्रेशन बनाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 52 पेज नंबर 30.33। पहले क्वेश्चन पढ़ दो तुम, उसके बाद आगे देखना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा तुमको। क्वेश्चन है चेन होल्डिंग का। चेन होल्डिंग मतलब पेरेंट है, सब्सिडियरी है और अल्टीमेट सब्सिडियरी है। पेरेंट, इंटरमीडिएट सब्सिडी और अल्टीमेट सब्सिडियरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का। अल्टीमेट सब्सिडियरी इंटरमीडिएट सब्सिडियरी को कुछ बेच रही है। पेरेंट का ये लोग नाम रखा है P, इंटरमीडिएट सब्सिडियरी का नाम रखा है S और अल्टीमेट सब्सिडियरी का नाम रखा है SS। SS बेच रही है S को। ठीक है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है और अपवर्ड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जब भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है तो एलिमिनेट करते हैं दो चीज़। कहाँ पे? CFS में। एक तो ट्रांजैक्शन और एक URP एलिमिनेशन, दो चीज़ एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, URP एलिमिनेशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। URP एलिमिनेट का मतलब जो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है उस एसेट के ऊपर, जो एसेट स्टिल बायर के बुक में रखा हुआ है, वो एसेट बाहर बिका नहीं है, तो उस एसेट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है सेलर कंपनी का। उस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा क्योंकि सेलर और बायर इंटरकनेक्टेड है। ट्रू, तो डेट इज URP एलिमिनेशन। P&L टू एसेट। हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री बेच रहा है तो P&L टू इन्वेंट्री। P&L और इन्वेंट्री कम किया जाएगा। URP एलिमिनेशन किसके बुक्स में होता है? CFS का जर्नल एंट्री, लेकिन किसके बुक्स में होगा? जो सेलर है। यहाँ पे सेलर कौन है? SS। तो SS के बुक्स में हम URP कम करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट हम लोग कम कर देंगे। अगर सब्सिडियरी का प्रॉफिट कम करना होता है तो कौन सा स्टेप में कम होता है? स्टेप नंबर 2B। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जब SS का निकल रहा होगा तो उस टाइम कम करना होगा। ठीक है, P&L टू इन्वेंट्री है तो P&L का तो तुम कर दिए 2B में जाके, लेकिन इन्वेंट्री कहाँ कम होता है? इन्वेंट्री कम होता है बैलेंस शीट में जाके। किसका इन्वेंट्री कम होगा? जिसके पास इन्वेंट्री रखा हुआ है। तो S के पास इन्वेंट्री होगा तो S का इन्वेंट्री तुमको कम करना होगा जितना से भी प्रॉफिट कम हुआ है। इन्वेंट्री 10 का था लेकिन उसमें 2 ही रुपये प्रॉफिट था, तो इन्वेंट्री कम कितना से होगा? सिर्फ 2 रुपये से। ठीक है, तुम लोगे कि एक तो ट्रांजैक्शन का तुमको ट्रांजैक्शन का एलिमिनेशन करना है और URP का। तो URP का करोगे तो इन्वेंट्री 2 से कम करोगे, PL 2 से कम करोगे। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या था कि सेल परचेज का था, तो परचेज सेल का तुम कर दोगे, उसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं। तो CFS में कोई जर्नल एंट्री उसका नहीं आएगा। ठीक है, मतलब CFS बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, जर्नल एंट्री तो आएगा ही सेल परचेज का, एलिमिनेशन का। ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो एक तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का पॉइंट था। दूसरा ये जो क्वेश्चन है किसका है? चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बता दें तुमको कि चेन होल्डिंग का क्वेश्चन बनता कैसे है। चेन होल्डिंग का क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो यहाँ पे जितना भी स्टेप बनेगा, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक, सारा स्टेप हमको ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है कि यहाँ पे पेरेंट एक ही है, वो है अल्टीमेट पेरेंट। पेरेंट इंटरमीडिएट सब्सिडी, अल्टीमेट सब्सिडियरी। इसका पेरेंट तो ये है ना, इसका पेरेंट ये है। तो कन्फ्यूज मत होना कि किस हिसाब से हमको बनाना होगा 6 स्टेप। तुमको 6 स्टेप ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है पेरेंट के। पेरेंट जो अल्टीमेट पेरेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको पूरा चेन होल्डिंग का क्वेश्चन बनता है। कोई भी चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आएगा तो अल्टीमेट पेरेंट जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ठीक है, ओके। स्टेप 1 में आओगे। स्टेप 1 क्या होता है? PC। तो यहाँ पे PC तुमको हर चीज़ तुमको दोनों कंपनी के लिए निकालना होगा, एक इंटरमीडिएट सब्सिडियरी और अल्टीमेट सब्सिडियरी, S और SS के लिए। तो PC पहले S का कितना दिया हुआ है? PC S का दिया हुआ है 340। SS का PC कितना है? 280। लेकिन मेरे भाई 280 PC कौन दिया था? 280 PC दिया था इंटरमीडिएट सब्सिडियरी, ना कि अल्टीमेट सब्सिडियरी। अभी बोले थे कि पूरा क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अल्टीमेट पेरेंट। ये जो 280 दे रहा है वो इंटरमीडिएट सब्सिडियरी दे रहा है, अल्टीमेट पेरेंट तो नहीं दे रहा है 280 रुपया। तो PC कितना लिखे हम इसके लिए, SS के लिए? अभी उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। स्टेप 1 में हमको PC दोनों के लिए निकालना था, S और SS। S का निकाल दिए, SS का छोड़ दिए। ठीक है, स्टेप 2 INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, इसको भी, ये स्टेप को भी दोनों कंपनी के लिए निकालना होगा, एक बार S के लिए और एक बार SS के लिए। ठीक है, दिमाग में कहा रहा होगा भाई P के लिए क्यों नहीं? अरे मेरे भाई INA 6 स्टेप जो सेलर कंपनी होता है उसका बात करते हैं, जो सब्सिडियरी होता है उसका सारा बात करते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडियरी 2 है, S और SS। तो
इसलिए पेरेंट का कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो स्टेप 2 INA एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड पहले करते हैं, ठीक है। INA में क्या आता है, ESC प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी। ESC 400 है, एस के लिए ओपनिंग 100 है, प्री एक्विजिशन 25 होगा। जब वर्किंग नोट देखोगे तो तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है फॉर्मूला, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसके बाद अगर डिविडेंड हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया वो होगा, बस। तो वो तुमको इसमें दिया हुआ है, इसमें कोई डिविडेंड कुछ नहीं है, तो आराम से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तुम निकाल सकते हो, निकल गया, ठीक है। ये हो गया एस का, एस का। अब हम लोग INA और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालेंगे SS का, ठीक है। SS का जब निकालने जाओगे तो उसका INA है, पहले INA निकाल रहे हैं। INA का इक्वल टू ESC प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी। ESC 320 है, प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी में ओपनिंग 90 होगा, प्री एक्विजिशन 25 होगा। उसका वर्किंग नोट दिया हुआ है, देख लेना। प्री एक्विजिशन हम लोग कैसे निकाल रहे प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने आओगे तो प्रोपोर्शन करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, URP एलिमिनेशन का बात हो रहा था SS के बीच में, तो URP किसके बुक्स में एलिमिनेट होगा, जो सेलर है, सेलर था SS, सेलर SS है और SS का है सब्सिडी, तो सब्सिडी का खत्म का होता है 2B में, 2B में आ जाओ, URP एलिमिनेट होगा। यहाँ पे कितना एलिमिनेट होगा, जितना प्रॉफिट था, 2 का प्रॉफिट था, 2 को माइनस कर दो। वर्किंग नोट दिया हुआ है पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे नीचे देखोगे तो वर्किंग नोट तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। देख लेना उसको, जो हम बोले हैं वही लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ लो उसको, ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसे करके तुम्हारा SS का भी INA और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। स्टेप 1 निकाल दिए, स्टेप 2 निकाल दिए, दोनों निकाल रहे हैं दोनों कंपनी के लिए, S और SS के लिए, ठीक। स्टेप 3 NCI भी दोनों कंपनी के लिए निकालना होगा, S और SS के लिए। डे 1 और ईयर एंड, डे 1 निकालोगे, डे 1 कैसे निकलता है भाई, या तो PSNA मेथड या फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, लेकिन एक बात बोला हुआ है कि हमको फेयर वैल्यू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दिया हुआ है शेयर का। तो जब शेयर का मार्केट प्राइस दिया हुआ है हमको, जो सेलर कंपनी है, तो हम लोग NCI का फेयर वैल्यू भी तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो वैसे करके तुम अपना NCI डेट ऑफ एक्विजिशन का तुम निकाल दोगे फेयर वैल्यू, S लिमिटेड का और SS लिमिटेड का। ईयर एंड NCI निकालने जाओगे तो ईयर एंड NCI कैसे निकलता है, 3A प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बस। तो 3A और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कर दोगे NCI का, वैसे आ जाएगा S और SS लिमिटेड का, ठीक है। एक चीज़ इसमें याद रखना है, उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ दो, अभी 2 चीज़ हम लोग पेंडिंग पे रखे हुए हैं। स्टेप 1 PC फॉर SS लिमिटेड, और अभी स्टेप 3B में हम लोग एक चीज़ छोड़ रहे हैं, ठीक है, 2 चीज़ छोड़ रहे हैं। अब आ जाओ स्टेप 4 पे। स्टेप 4 बोलता है गुडविल, कैलकुलेट करो गुडविल या GBP। PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आएगा गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो निकालोगे। इसमें तुमको पता चलेगा कि गुडविल नहीं आके GBP आ रहा है। GBP क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो GBP आ रहा है 105 और 83 का, इसमें इंपेयरमेंट माइनस करोगे तो ईयर एंड आ जाएगा, इंपेयरमेंट कुछ नहीं था, तो सब GBP है। एक बात तुमको यहाँ सीखना है जो तुम शायद भूल जाओ, गुडविल एसेट बनता है वो एसेट साइड दिखता है, लेकिन GBP जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व, ये जो GBP है वो किसका होगा, पेरेंट का होगा। गुडविल GBP किसके बुक्स में आके रिकॉर्ड होगा तो सेलर कंपनी का, S और SS का होगा GBP, लेकिन रिकॉर्ड कौन कर रहा है, पेरेंट रिकॉर्ड करेगा। एग्जाम्पल, गुडविल जो निकालते हो वो सब्सिडी कंपनी का होता है, लेकिन सब्सिडी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती है। ये गुडविल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने बुक्स में हमको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो GBP कहाँ रिकॉर्ड होता है, एसेट में नहीं, लाइबिलिटी में दिखता है, लेकिन लाइबिलिटी में सीधा GBP नहीं दिखा जाता है जैसे एसेट में गुडविल दिखा देते हैं। ये GBP इंक्लूड हो जाता है अदर इक्विटी में, किसके, पेरेंट के। तो स्टेप 5 में तुमको याद रखना होगा, ठीक है। स्टेप 5 बनाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा। स्टेप 5 कैसे होता है, अदर इक्विटी इन CFS, किसका होता है, पेरेंट का। फॉर्मूला, डे 1 अदर इक्विटी 340, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करना होगा पेरेंट का। पेरेंट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2 जगह है, एक S का है, एक SS का है, तो ऐसे करके निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो जस्ट बोले थे कि GBP अदर इक्विटी में ऐड होगा 561.8। तुम गलती क्या करोगे बार बार कि GBP तुम बोलोगे लॉस है, तो तुम अदर इक्विटी में जाके माइनस कर दोगे। GBP इंक्रीज होता है कैपिटल रिजर्व में, उसको कैपिटल रिजर्व को बढ़ाया जाता है। ये हमको इतना खर्च करना पड़ रहा है उस कंपनी को ख़रीदने के लिए, तो उस कंपनी को ख़रीदने के लिए वो वहाँ पे ऐड होता है,
ठीक है, उसका लॉजिक समझ लेना, अभी बोलने का मन नहीं है, ठीक है। ऐड होगा जीबीपी, लेकिन ऐड होगा जीबीपी, याद रखना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अदर इक्विटी या टीयर एंड आ गया, ठीक है। 5 स्टेप हो गया, लेकिन अभी भी 2 चीज़ खाली है, एक पीसी का, एसएस का, और एक एनसीआई 3B बचा हुआ है, ठीक है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि हमको नहीं पता कि, क्योंकि इस पूरा क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू किसका बन रहा है, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, ठीक है। इसीलिए जब भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जब बढ़ रहा था एस और एसएस का, तो हम लोग को क्या करना होगा कि जब एस का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ा तो वो पेरेंट और एनसीआई में जाएगा। तो पेरेंट 80% रखे हुए था एस का, एनसीआई कितना था एस का 20%, क्योंकि 80% पेरेंट के पास था। जब एसएस का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ रहे थे तो उसमें पेरेंट कौन है, एसएस का पेरेंट ये है, कौन, एस है। लेकिन क्वेश्चन बनाना है हमको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट होल्डर पी है, तो पी यहाँ पे जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बटेगा वो पी के लिए, ना कि एस के लिए। एस यहाँ पे पेरेंट नहीं होगा, पी ही पेरेंट होगा। तो पेरेंट कितना स्टेक लिया होगा वो तो नहीं पता है हमको, एसएस का स्टेक हमको पता है कि एसएस कितना, सॉरी एस का स्टेक पता है कि एसएस में कितना है, पेरेंट का एसएस में कितना हो तो नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इफेक्टिव रेट स्टेक निकाले थे। तो इफेक्टिव स्टेक निकालोगे तब तुमको पी का पता चल जाएगा। तो जो पोस्ट एक्विजिशन एसएस का आया है वो पी का जो इफेक्टिव स्टेक है उसमें डिवाइड होगा, और जो बाकी का है वो सब एनसीआई जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमको एक चीज़ सिखा दी है जो तुम भूल सकते हो। एक चीज़ क्या है, हाँ अभी क्या बचा हुआ है, स्टेप 1 हमको पीसी बचा हुआ है, एसएस को कितना पीसी है, और 3B बचा हुआ है, ठीक है, उसको निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम लोग क्या कि भाई एसएस का पीसी कितना होगा अगर एस पेमेंट ना करके पी पेमेंट किया हो, क्योंकि क्वेश्चन तो पी के हिसाब से बन रहा है, ठीक है भाई। चेक करते हैं कितना परचेज कंसिडरेशन दिया है तुम्हारा ये एस, देखोगे तो 280 लाख रुपया दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 280 लाख रुपया देने के लिए वो 280 लाख रुपया कहाँ से लाया होगा भाई, जो भी उसका बैंक होगा, जो उसका मालिक होगा उसके पास से लाया होगा। तो एस का मालिक कौन है, एक पेरेंट है और एक एनसीआई है। एस का मालिक कौन है, पेरेंट, और इसका कोई एनसीआई। तो 280 लाख में से 80% जो पेरेंट का स्टेक है वो 280 लाख पेरेंट से लिया होगा, और बाकी का जो 20% है वो अपने एनसीआई से लिया होगा। तो पेरेंट से लिया होगा 280 लाख में से 224 लाख रुपया, बाकी का 56 लाख रुपया लिया होगा एनसीआई से, ट्रू। तो भाई एक बात बताओ, एसएस को खरीदने के लिए एस पेरेंट से 224 लाख ले रहा है, मतलब पेरेंट कितना पैसा दे रहा है एसएस को खरीदने के लिए, 224 लाख रुपया। समझ में आ गया, आंसर मिल गया तुमको कि पेरेंट का पीसी कितना हुआ एसएस का, 224 लाख रुपया, परफेक्ट, क्लियर। यही तुमको स्टेप 1 में चाहिए था कि पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएस में कितना पीसी गया हुआ है। तो पेरेंट उतना ही पेमेंट किया होगा जितना ये मांगा होगा इससे, ये कितना मांगेगा जितना इसका स्टेक है। इस वर्किंग नोट से तुमको पता चल जाएगा कि पेरेंट कितना पे किया है, उसका पीसी कितना है अल्टीमेट सब्सिडरी में, ठीक है, ओके। लेकिन ये स्टेप 1 ख़त्म हुआ। स्टेप 3B में बचा हुआ था, हमको एक चीज़ हम मिस किए थे, क्या याद नहीं है क्योंकि बताए नहीं थे, बताते हैं। अभी जब तुम 280 लाख एस दिया था इसको, तो 280 में से 224 तो पेरेंट दिया था, बाकी का जो 56 लाख रुपया था कौन दिया था, वो एनसीआई दिया था। इसका कुछ करना है, हाँ भाई करना है। एनसीआई 56 लाख रुपया दिया था, मतलब एनसीआई 56 लाख रुपये से कम हो गया। और तुम बोलो भाई ये क्या लॉजिक हुआ, यही लॉजिक है मेरे भाई कि हमारा जो अब सर बोल रहे हैं कि एनसीआई पैसा दिया है मतलब उसका बैलेंस कम हो गया होगा। हम भाई कोई भी पैसा देगा उसको खरीदने के लिए तो उसका पैसा बढ़ना चाहिए, बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीआई माना जा रहा है कि एनसीआई पैसा दे रहा है, उसका बैलेंस कम होना चाहिए। तो ये 56 लाख रुपया है उसको माइनस करना होगा तुमको 3B में जाके। लेकिन एनसीआई किसका माइनस होगा, एस का या एसएस का? तो 3B में तो एस और एसएस दोनों का निकाल रहे हैं, तो 56 लाख किसका माइनस करेंगे भाई, एनसीआई किसका है, एनसीआई एस का है, तो 56 लाख माइनस होगा एस के एनसीआई से, बस, ठीक है, परफेक्ट। जब तुम गुडविल जीबीपी निकालने आओगे तो तुमको एनसीआई का वैल्यू, सॉरी वो तो पहले डे 1 से ले लोगे, ईयर एंड एनसीआई तो तुमको बाती बनाने के लिए आ जाता है, बस। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ नया सीखे। 2 चीज़ नया क्या सीखे, जब कि चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो पहला हमारा जो स्टेप 1 है पीसी फॉर अल्टीमेट सब्सिडरी निकालने के लिए तुमको फ्रॉम पॉइंट, 3 चीज़ सीखें कि अगर तुम्हारा चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट पेरेंट। सेकेंड, स्टेप 1 पीसी में
तुमको अल्टीमेट सब्सिडरी का पीसी ढूंढने के लिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ पेरेंट ढूंढना होगा, अल्टीमेट पेरेंट, तो वो ढूंढना तुमको सीखना है, सीखे हो तुम। और उसके बाद एनसीआई का वैल्यू चेंज होगा। 3 चीज़, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्वेश्चन बनेगा, पीसी फ्रॉम पीओवी ऑफ अल्टीमेट पेरेंट फॉर अल्टीमेट होल्डिंग और अल्टीमेट सब्सिडरी। और उसके बाद तीसरा चीज़ जो है, व्हाट इज थर्ड थिंग वाज दस कि एनसीआई का वैल्यू चेंज होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग वो करें, क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो 8 जो क्राइटेरिया बैलेंस शीट बनाने का, उस क्राइटेरिया से बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेंट्री 2 रुपये से 2 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इन्वेंट्री में यूआरपी एलिमिनेट कर दिए थे, ठीक है, फाइन। और बाकी सब तो जनरली बन जाएगा। जो अदर इक्विटी होता है पेरेंट का, हम लोग सब कुछ लेते हैं, तो तुम क्या करते हो कि अदर इक्विटी जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था वही ले लेते हो, लेकिन अदर इक्विटी स्टेप 5 में निकालते हैं, वो तुमको लेना है, ठीक है। एनसीआई डालना ही है। एक चीज़ और चीज़ है, बैलेंस शीट में ध्यान दोगे कि तुम्हारा जो बिल रिसीवेबल है और बिल पेबल्स है सब इंटर कंपनी दिया हुआ है, तो उसको तुमको नेट ऑफ करना होगा। तो नेट ऑफ करके तुम नेट बीआर या नेट बीपी दोगे, ठीक है। वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। परफेक्ट। अगर चेन होल्डिंग का तुमको समरी दे तो 2 चीज़ है, पहला फॉर अल्टीमेट सब्सिडरी, दूसरा फॉर इंटरमीडिएट सब्सिडी। अल्टीमेट सब्सिडरी, इंटरमीडिएट सब्सिडरी, एस फॉर अल्टीमेट सब्सिडरी तुमको स्टेप 1 में चेंज करना है, फॉर इंटरमीडिएट सब्सिडरी तुमको स्टेप 3B में चेंज करना है। स्टेप 1 में तुमको क्या चेंज करना है, पीसी फॉर अल्टीमेट सब्सिडरी फ्रॉम पीओवी ऑफ पेरेंट। स्टेप 3B में तुमको क्या चेंज करना है, रिड्यूस एनसीआई ऑफ इंटरमीडिएट सब्सिडरी। 2 स्टेप में चेंज करना है जब चेन होल्डिंग आ रहा है। चेन होल्डिंग आता है तो 2 स्टेप में चेंज होगा, स्टेप 1, स्टेप 3B। स्टेप 1 किसका चेंज होगा, अल्टीमेट सब्सिडरी का, यूएस का, और ये जो है क्या नाम है इसका। स्टेप 3B किसका चेंज होगा, इंटरमीडिएट सब्सिडरी का, यूएस, आईएस, ABCD EF GH I U। देखो भाई, स्टेप 1 होना चाहिए था आईएस का, लेकिन वो यूएस का हो रहा है। और जो 3B है, पहले आई होना चाहिए था फिर एस होना चाहिए, पहले आई फिर यू होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है, पहले यूएस आएगा फिर आईएस आएगा। अल्टीमेट सब्सिडरी, इंटरमीडिएट सब्सिडरी, अल्टीमेट सब्सिडरी की वजह से स्टेप 1 चेंज हो जाएगा, इंटरमीडिएट सब्सिडरी की वजह से 3B चेंज हो जाएगा। कैसे बनाना है तुमको पता है, ठीक है, परफेक्ट। इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, LDR, पेज नंबर 30.75 पे, सब कुछ सेम है। हम ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सर, हम बनाए थे। क्या मिस्टेक विशाल सिंह किया था बताते थे तुमको, कि जब हम निकालने गए थे ये जो चेन होल्डिंग का जो मेन टॉपिक है, वर्किंग नोट, जो मेन वर्किंग नोट है, जब तुम निकालते हो स्टेप 1 पीसी का अमाउंट, कि पीसी जो पे कर रहा है अल्टीमेट पेरेंट अल्टीमेट सब्सिडरी के लिए, तो वो पीसी का जो वर्किंग होता है, कि कैसे ढूंढते हैं कि जो पेमेंट एक्चुअल में इंटरमीडिएट सब्सिडरी दिया अल्टीमेट सब्सिडरी को, इस पेमेंट कितना लिया होगा पेरेंट से और कितना एनसीआई से। तो जो पेरेंट से लेता है वो स्टेप 1 में जाता है, जो एनसीआई लेता है वो माइनस होता है 3B में। तो ई वाला जो अमाउंट है उसको पीसी में तो ऐड कर दिए थे, लेकिन एनसीआई वाला भूल गए थे। एनसीआई में -3B तुमको करना होगा, भूलना मत। ये एक मिस्टेक किए थे, ठीक है। दूसरा मिस्टेक क्या किए थे हम, कि जीबीपी को हम माइनस कर दिए थे अदर इक्विटी में। जीबीपी ऐड करना है अदर इक्विटी में, तो वो पिछला ही लेक्चर अभी जस्ट बोले थे कि तुम भूल जाओगे तो माइनस कर दोगे, ऐड करना है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, खत्म हो गया आज का लेक्चर। बाय बाय।